लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि एक सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम जो कि एक सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन है एक सिंपल किस्म के स्ट्रक्चर की, उसके ऊपर अगर एक डायनामिक फोर्स अप्लाई की जाए तो हम उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बना सकते हैं। हमारे पास एक सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है और वो हमने डिफ़ाइन इस तरह किया था कि इसको सिर्फ तीन चीज़ें या तीन क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो गवर्न कर रही हैं। एक तो स्ट्रक्चर का अपना मैस, और फिर स्ट्रक्चर की स्टिफनेस के, और फिर एक हाइपोथेटिकल डैशपॉट, एक हाइपोथेटिकल एनर्जी डिसिपेटिंग एलिमेंट या डैम्पर जिसको एक क्वांटिटी सी, जिसको डैम्पिंग कोफिशिएंट कहते हैं, वो गवर्न कर रहा है। इस सिस्टम के ऊपर अगर एक फोर्स एफ ऑफ टी अप्लाई की जाए या पी ऑफ टी, तो ये डिस्प्लेस करेगा। इसकी फोर्स अगर टाइम वेरिंग होगी तो जो डिस्प्लेसमेंट है u ऑफ टी वो भी टाइम वेरिंग होगी, वो भी फंक्शन ऑफ टाइम होगी। p ऑफ टी की वजह से ये u ऑफ टी प्रोड्यूस होगा। अब हमने इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई थी और वो इक्वेशन ऑफ मोशन अभी हम दोबारा से रिवाइज भी करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में हम उस इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करेंगे जब p ऑफ टी इक्वल टू 0 होगा, जिसको हम फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम कहते हैं। कि कुछ ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे कि जिसमें p ऑफ टी 0 होगा लेकिन इसके बावजूद कोई नॉन ज़ीरो u ऑफ टी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो केस एज्यूम करें जिसमें हम एक इनिशियल डिस्प्लेसमेंट देते हैं स्ट्रक्चर को, और ये उस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट की वजह से वाइब्रेशन स्टार्ट कर देता है इन बोथ डायरेक्शंस, राइट वर्ड एंड लेफ्ट वर्ड। वो जो u ऑफ टी होगा वो विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइड फोर्स होगा और वो कहलाएगा फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स। इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर एक सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम जिसके ऊपर कोई p ऑफ टी अप्लाइड फोर्स है, उसकी गवर्निंग इक्वेशन ऑफ मोशन ये है, यानी mass times the acceleration u double dot means the double derivative with respect to time, plus c times the u dot function of time, which means c times the structural velocity, plus k times the structural displacement is equal to p of t. ये गवर्निंग इक्वेशन ऑफ मोशन है, और अगर हम इसको सॉल्व कर लें फॉर एनी गिवन p ऑफ t तो हम u ऑफ टी कैलकुलेट कर सकते हैं। u ऑफ टी ये हमारा मेन अननोन है, u ऑफ टी। स्ट्रक्चर की साइड से हमें m, c और k की वैल्यू गिवन होंगी। अप्लाइड लोडिंग की साइड से हमें p ऑफ टी गिवन होगा और हमारा टारगेट होगा कि हम u ऑफ टी कैलकुलेट करें। फोर्स जो है यहाँ पर वो डबल एरो से शो की गई है, विच मीन्स के ज़ाहिर है कि ये एक डायनामिक फोर्स है, ये मैग्नीट्यूड में भी फ्लक्चुएट करेगी और डायरेक्शन में भी फ्लक्चुएट करेगी। तो एक टाइम इंस्टेंट में अगर ये राइट वर्ड है तो अगले टाइम इंस्टेंट में ये लेफ्ट वर्ड हो सकती है। इसकी कोई भी वेरिएशन हो सकती है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ डायनामिक लोडिंग टू अ वेरी कॉम्प्लेक्स लोडिंग लाइक बिल्कुल रैंडम फोर्स या रैंडम लोडिंग। हमने ये भी देखा था लास्ट लेक्चर में कि जो अगर हम यही इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राउंड मोशन के केस में या ग्राउंड शेकिंग के केस में बनाते हैं तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन को एक ऐसी फॉर्म में लिखा जा सकता है कि जिसमें लेफ्ट हैंड साइड जो होगी वो पूरी की पूरी वही बन जाएगी जो हमने अप्लाइड लोडिंग का केस की इक्वेशन बनाई थी। राइट हैंड साइड पे फ़र्क ये होगा कि p ऑफ टी की बजाय हमारे पास ये पूरी टर्म होगी। हमने इस पूरी टर्म को p इफ़ेक्टिव का नाम दे दिया है, और अगर p इफ़ेक्टिव इससे रिप्लेस कर दें इस टर्म को तो फिर ये इक्वेशन ऐसे ही है जैसे अप्लाइड फोर्स के लिए जो इक्वेशन थी। लिहाजा अगर इस p इफ़ेक्टिव टर्म को फोर्स की तरह अप्लाई कर दिया जाए और बेस को फिक्स कर दिया जाए तो वही सॉल्यूशन आएगा, या इक्वेशन वही बन जाएगी हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स की इक्वेशन है। और वो वही इक्वेशन बन जाएगी जो ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है।
सो लिहाजा ये दोनों केसेस इक्वल हैं, मैथमेटिकली इक्वल हैं, कि हम एक्चुअल ग्राउंड शेकिंग अप्लाई करें और फोर्स कोई ना हो, और दूसरा केस जिसमें ग्राउंड तो फिक्स कर दी जाए लेकिन अप्लाइड फोर्स लगा दी जाए इक्वल टू -m टाइम्स यू जी डॉट डॉट। यू जी डॉट डॉट जो है वो ग्राउंड एक्सेलरेशन है और m जो है वो स्ट्रक्चर का मास है। सो अब हम एक स्टेप आगे जाएंगे और हम फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स कैलकुलेट करेंगे, और ये कहलाता है द मोशन ऑफ एन SDF सिस्टम विद द अप्लाइड फोर्स सेट इक्वल टू 0। सो अगर हम राइट हैंड साइड को जो हमने गवर्निंग इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट की है, अगर राइट हैंड साइड को 0 पुट कर दें, यानी एम यू डॉट डॉट प्लस सी यू डॉट प्लस के यू इक्वल टू 0, अगर फोर्स 0 होगी तो एक तो सोल्यूशन इस इक्वेशन का ये बनता है कि u ऑफ t भी 0 होगा, कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही और उसकी वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं हो रही। लेकिन अगर हम कुछ केसेस को देखें, फॉर एग्जांपल जैसे कि इनिशियल कंडीशंस का केस है, तो हमें ऐसे केसेस मिल जाएंगे कि जिसमें हमें मालूम है कि जब P ऑफ T 0 है इसके बावजूद स्ट्रक्चर ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, यानी U ऑफ T फिर भी नॉन ज़ीरो है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्ट्रक्चर है सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन कोई इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं इसको, लेट से U नॉट, और रिलीज़ कर देते हैं। सो हम इसको इस डिफॉर्म्ड शेप में ले जाके इस शेप में रिलीज़ करते हैं, तो अब ये टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर देगा। सो इस सूरत में विच मीन्स कि U ऑफ T नॉन ज़ीरो होगा, ऑल्दो के फोर्स 0 है। सो हम इस नॉन ज़ीरो सोल्यूशन में U ऑफ T नॉट इक्वल टू 0 के सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हैं, और वो सोल्यूशन हम हासिल कर सकते हैं अगर हम इस इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लें सिंपल क्लासिकल मेथड से, जैसे कोई भी ODE सॉल्व की जाती है। और इस केस में तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी बिकॉज राइट हैंड साइड 0 हो गया। सो हम मैथमेटिकली इस इक्वेशन को फिर भी सॉल्व करके एक नॉन ज़ीरो U ऑफ T कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो नॉन ज़ीरो U ऑफ T जो होगा वो उन केसेस में इस सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की मोशन को डिस्क्राइब करेगा जिन केसेस में P ऑफ T 0 होता है, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास कोई ना कोई नॉन ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट होती है, जैसे कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट का केस। इसी तरह एक और केस सोचें, इनिशियल वेलोसिटी का केस, कि आपने स्ट्रक्चर को कोई इनिशियल डिस्प्लेसमेंट तो नहीं दी, लेकिन स्ट्रक्चर को फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज़ से हिट किया है। सो एक तरह की आपने इनिशियल वेलोसिटी U डॉट नॉट जो है ये इम्पार्ट कर दी है स्ट्रक्चर में, ये इनिशियल वेलोसिटी स्ट्रक्चर को दे दी है। सो स्ट्रक्चर उस इनिशियल वेलोसिटी से जो है वो वाइब्रेट करेगा, ऑल्दो के फोर्स 0 है लेकिन फिर भी U ऑफ T नॉन ज़ीरो होगा। सो इस सॉल्यूशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं U ऑफ T क्या आंसर आता है हमारे पास। लेकिन इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिव्यू देख लें कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, और मैं एक क्विक ओवरव्यू आपको दे दूंगा, लेकिन आपने बाद में डिटेल से इनके सॉल्यूशन को रिवाइज करना है। पहला केस तो देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होती है हमारे पास, यानी हमारे पास मैक्सिमम जो U का है वो फर्स्ट डेरिवेटिव है इक्वेशन में, तो इस तरह की इक्वेशन अगर हो, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ U विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस के U इक्वल टू 0, सो इस तरह की इक्वेशन को तो हम सिंपली सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, यानी हम एक तरह के वेरिएबल एक तरफ ले जाएंगे इक्वेशन के और दूसरी तरह के दूसरी तरफ। सो U अगर एक वेरिएबल है तो U ऑफ T du की तरफ ले जा सकते हैं हम। सो du ऑफ T और U ऑफ T इसके नीचे आ जाएगा। इसी तरह dt को दूसरी तरफ ले जाएंगे और फिर दोनों तरफ इंटेग्रल ले लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी जो हमें U ऑफ T दे देगी। इस स्पेसिफिक केस में वो नेचुरल लॉग है,
सो हम ई रेज टू पावर लेंगे दोनों तरफ और फाइनली हमारे पास u जो है वो ये आ जाएगा, u ऑफ टी हमारे पास आ जाएगा कोई कांस्टेंट टाइम्स ई रेज टू पावर माइनस के टी इस स्पेसिफिक इक्वेशन के केस में, बिकॉज ई रेज टू पावर माइनस के टी इंटू ई रेज टू पावर सी, ये जो क्वांटिटी है ये फिर एक नया कांस्टेंट है तो इसको सी नॉट का नाम दे दिए। सो द जनरल फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन इज कि कोई कांस्टेंट टाइम्स ई रेज टू पावर माइनस के टी, और ये सॉल्यूशन हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के मेथड से कैलकुलेट किया है और हमें जनरल फॉर्म ये मिल गई कि कोई भी कांस्टेंट टाइम ई रेज टू पावर माइनस के टी। अब ये कांस्टेंट अभी हमें नोन नहीं है, ठीक है, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। इसी तरह हम ये भी दिखा सकते हैं कि जो सेकंड ऑर्डर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनके सॉल्यूशन की भी जनरल फॉर्म यही है जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है कि कोई कांस्टेंट टाइम्स ई रेज टू पावर माइनस के टी। सो यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है ये हायर ऑर्डर ओडीई की भी जनरल फॉर्म बनती है। सो ये क्विकली रिवाइज कीजिएगा अपने ओडीई के कोर्सेज में कि हम कैसे होमोजीनियस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। फिर एक और कॉन्सेप्ट जो रिवाइज करने वाला है वो ये है जिसको हम सुपरपोजिशन कहते हैं, और वो सिंपली ये है कि अगर एक होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें पता है, अगर उस सॉल्यूशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टिंग फंक्शन आएगा वो भी उसी इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें पता है कि फी वन ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो कि एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, उसको सेटिस्फाई करता है। सो अगर मैं इसको किसी एक कांस्टेंट a से मल्टीप्लाई करूं, a टाइम्स फी एक्स, ये क्वांटिटी भी या ये फंक्शन भी उसी इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अभी हम ये शो भी करेंगे एक डिमॉन्स्ट्रेशन से। और इसी तरह सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल ये भी कहता है कि द सम ऑफ टू सॉल्यूशंस इज आल्सो अ सॉल्यूशन। अगर हमें ये मालूम हो कि फी वन ऑफ टी और फी टू ऑफ टी एक होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के दो अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, तो मैं ये साबित कर सकता हूँ कि फी वन ऑफ टी प्लस फी टू ऑफ टी ये कंबाइंड क्वांटिटी भी उसी इक्वेशन का सॉल्यूशन होगी, उस इक्वेशन को ये इनका सम भी सेटिस्फाई करेगा। सो अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है फी वन ऑफ टी और फी टू ऑफ टी हमारी इस गवर्निंग इक्वेशन के, सो मैं u ऑफ टी को रिप्लेस कर सकता हूँ, बिकॉज अगर ये इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो लिहाजा u वन ऑफ टी को फी वन से रिप्लेस कर दिया u ऑफ टी को। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में यहाँ पर u ऑफ टी को फी टू ऑफ टी से रिप्लेस कर दिया, और ये दोनों लेट से इक्वेशंस दुरुस्त हैं बिकॉज हमें पता है कि फी वन और फी टू इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं इस इक्वेशन के, तो लिहाजा वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, अलग अलग सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर हम सी वन टाइम्स फी वन इक्वेशन में पुट कर दें, यानी ये पूरी क्वांटिटी पुट करें, तो हम देखेंगे कि ये क्वांटिटी भी उसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। जैसे कि ये पहली बात की गई थी कि किसी एक सॉल्यूशन के साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रिजल्टिंग क्वांटिटी भी सॉल्यूशन ही होती है। सो यहाँ पर देखें कि उसी इक्वेशन में सी वन टाइम्स फी वन को मल्टीप्लाई कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, और जाहिर है कि डबल डेरिवेटिव सी वन पे तो नहीं जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, वो फी वन पे चला गया। यहाँ पर भी सिंगल डेरिवेटिव जो u का था ये क्वांटिटी थी u डॉट ऑफ t, इसी तरह ये पूरी क्वांटिटी थी u डबल डॉट ऑफ t, और ये है u ऑफ t। सो ये अगर पुट करते हैं हम यहाँ पे, सो C1 कांस्टेंट कॉमन ले लेंगे पूरी इक्वेशन में से और अंदर वही चीज़ आ जाएगी जो पूरी इक्वेशन है, और वो हमें पता है ये टॉप की जो इक्वेशन है यहाँ पे, इस इक्वेशन से हमें पता है कि ये होल थिंग इन स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। सो लिहाजा हमने देखा कि C1 इंटू फी वन पुट करने से भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। सो
इसी तरह हम ये भी डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि अगर C1 इंटू φ1 प्लस कोई और C2 इंटू φ2 वेयर इट इज़ नोन के φ1 और φ2 अलग अलग इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं, तो ये पूरी क्वांटिटी भी हम दिखा सकते हैं कि उसी इक्वेशन की सॉल्यूशन होगी, कि दोनों सॉल्यूशंस को दो डिफरेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया और सम कर दिया, वो सम फिर भी सॉल्यूशन होगा। सो ये भी आप दिखा सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। उसी इक्वेशन में आप u ऑफ t की जगह पे ये पूरी क्वांटिटी रिप्लेस कर दें और आप देखेंगे कि ये पूरी क्वांटिटी ये फिर भी सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन को। सो लिहाजा सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। सो अगर हमें पता है कि φ1 ऑफ t और φ2 ऑफ t दो अलग अलग सॉल्यूशन हैं एक इक्वेशन के, तो जो जनरल सॉल्यूशन उस इक्वेशन का लिखा जा सकता है वो इस तरह होगा सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को यूज करते हुए। वो ये होगा कि एक सॉल्यूशन को एक और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए, दूसरे सॉल्यूशन को एक दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए और फिर इनका सम ले लिया जाए, तो ये जो u ऑफ t होगा ये जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, since the constant c1 and c2 can have any value, the general solution can represent infinite different solutions. So ये जो solution है जनरल सॉल्यूशन ये अभी कंप्लीट नहीं है, इसमें c1 और c2 अननोन है। सो ये c1 और c2 इनिशियल कंडीशंस को इस्तेमाल करके कैलकुलेट किए जाएंगे या स्पेसिफिक वैल्यूज मालूम की जाएंगी। सो इनिशियल कंडीशंस ये हैं, ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होंगी जो कुछ खास टाइम इंस्टेंट्स पे u की वैल्यू या u के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू यानी वेलोसिटी की वैल्यू हमें अवेलेबल होंगी और हम उन स्पेसिफिक कंडीशंस को इस जनरल सॉल्यूशन से सेटिस्फाई करवाएंगे और उस सेटिस्फाई करवा के c1 और c2 कैलकुलेट करेंगे। यानी c1 और c2 ऐसे कांस्टेंट्स होंगे जो उस इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। फॉर एग्जांपल इमेजिन करें कि इनिशियल कंडीशन है u ऑफ 0 एंड u डॉट ऑफ 0, तो उस सूरत में यानी हमें गिवन है कि u ऑफ 0 की वैल्यू यानी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू गिवन है कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू, या u डॉट ऑफ 0 की नॉन ज़ीरो वैल्यू गिवन है, इन दोनों में से किसी एक की या दोनों की। सो इन वैल्यूज को इस्तेमाल करके, इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके हम c1 और c2 कैलकुलेट कर सकते हैं। इनिशियल कंडीशंस दो डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स के ऊपर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो इनिशियल वेलोसिटी ही हो। सो फॉर एग्जांपल u ऑफ 0 गिवन हो सकता है और u ऑफ 0.5 सेकेंड लेट से गिवन हो सकता है। सो इस तरह की भी इनिशियल कंडीशंस हो सकती हैं। सो समरी ये हुई कि इनिशियल कंडीशंस वो स्पेसिफिक नॉन इंफॉर्मेशन होगी u ऑफ t के बारे में जो हम इस्तेमाल करके किसी तरह से वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं जो जनरल सॉल्यूशन में आ रहे होंगे। तो इनकी स्पेसिफिक वैल्यूज मालूम हो जाएंगी तो सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल अभी इसी केस को कंटिन्यू करते हैं कि u ऑफ t हमारे पास था c1 इंटू φ1 ऑफ t प्लस c2 इंटू φ2 ऑफ t। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन था विद c1 एंड c2 अननोन। लेट्स से कि हमारे पास u ऑफ 0 और u डॉट ऑफ 0 की वैल्यूज नोन है। सो ये दो क्वांटिटीज लेट्स से हमें नोन है। हमें पता है कि जब वाइब्रेशन स्टार्ट हुई तो क्या इनिशियल डिस्प्लेसमेंट थी और क्या इनिशियल वेलोसिटी थी। सो टाइम t इक्वल टू 0 के लिए क्वांटिटीज, ये दो क्वांटिटीज नोन थी। सो हम सिंपली ये कर सकते हैं कि जो जनरल सॉल्यूशन है उसमें t को 0 पुट कर दें दोनों तरफ, फिर जनरल सॉल्यूशन का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें, u डॉट ऑफ t आ जाएगा, उसके अंदर फिर t को दोनों तरफ 0 पुट कर दें। तो इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम c1 और c2 निकाल सकते हैं। बिकॉज अब ये दोनों क्वांटिटीज नोन है, φ1 ऑफ 0 φ1 डैश ऑफ 0 ये भी नोन है बिकॉज सॉल्यूशन अलग से φ1 और φ2 नोन है।
सो सिर्फ ये C1 और C2 दो कॉन्स्टेंट्स इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके कैलकुलेट किए जा सकते हैं. सो φ1 ऑफ 0, φ2 ऑफ 0, φ1 डॉट और φ2 डॉट ऑफ 0 भी नोन है. इसी तरह u ऑफ 0 एंड u डॉट ऑफ 0 इनिशियल कंडीशंस है, ये भी नोन है. सो हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके C1 और C2 मालूम कर सकते हैं. सो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन मेथड्स हैं वो आप रिवाइज करें स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो बेसिक कोर्सेज हैं उनसे. सो वो सारे प्रिंसिपल्स अभी यहाँ पे यूज़ होंगे, बिकॉज अभी हमें ये मालूम है कि हमारे सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की जो गवर्निंग इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है. सो फॉर डिफरेंट p ऑफ t वैल्यूज़ हमने अब इसको सॉल्व करना है. और अभी हम पहला केस देख रहे हैं जिसमें p ऑफ t 0 है, विच मीन्स कि हम फ्री वाइब्रेशन का केस देख रहे हैं. और अगले लेक्चर्स में हम इसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे, हम इसको p ऑफ t के डिफरेंट फंक्शंस लेके सॉल्व करेंगे. सो अब हम इस सारी बैकग्राउंड को इस्तेमाल करते हैं इस होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी इक्वेशन 1 को सॉल्व करने के लिए. सो अभी हमने देखा कि जो जनरल फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन है इस इक्वेशन की वो है कोई कांस्टेंट टाइम्स e रेज टू पावर एक और कांस्टेंट इनटू t. यानी हमने अभी देखा था फर्स्ट ऑर्डर के लिए कि वो इक्वल थी C0 टाइम्स e रेज टू पावर माइनस KT. सो इसी फॉर्म को अगर हम लेके चलें और जो भी इसमें कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू मालूम करें तो हम इस इक्वेशन को कंप्लीट कर सकते हैं. सो आपकी ये असाइनमेंट है कि आप देखें कि इवन सेकंड ऑर्डर जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी सॉल्यूशन की भी जनरल फॉर्म यही है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सो लिहाजा हमने इसकी जनरल एक्सपोनेंशियल फॉर्म सॉल्यूशन की इक्वेशन 2 के ज़रिए ये लिख ली है. g कोई भी कांस्टेंट है जो अभी हमें नहीं पता, e रेज टू पावर s कोई और कांस्टेंट है जो अभी हमें नहीं पता, और t जो है वो टाइम वेरिएबल है. सो g और s अगर हम स्पेसिफिक मालूम कर लें तो ये इक्वेशन 2 हमारा स्पेसिफिक सॉल्यूशन बन जाएगी, वरना अभी ये जनरल सॉल्यूशन है, अभी ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं इसके अंदर. सो पहला काम हम ये करते हैं कि अगर ये जनरल फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन है u ऑफ t है ये, तो इसको इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करना चाहिए. इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन है ये. सो पहला काम हम ये कर सकते हैं कि इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें. सो u डॉट डॉट के लिए इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, u डॉट के लिए इसका सिंगल डेरिवेटिव लेंगे. सो अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लूँ u डॉट ऑफ t इसी जनरल फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन का, तो g के ऊपर तो नहीं लगेगा लेकिन e रेज टू पावर एस टी इंटू फिर s मल्टीप्लाई होगा. एक और दफ़ा डेरिवेटिव ले लूँ तो u डबल डॉट आ जाएगा, वो इक्वल होगा g s इंटू ई रेज टू पावर एस टी और फिर एक और दफ़ा s आ जाएगा, सो इसको s स्क्वायर बन जाएगा ये. सो लिहाजा u ऑफ t इक्वेशन 2, u डॉट ऑफ t और u डबल डॉट ऑफ t हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं और फिर देखते हैं कि कोई सूरत निकल आए जिससे हम g और s की वैल्यू मालूम कर सकें. बिकॉज हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हमने इनकी स्पेसिफिक वैल्यूज़ मालूम करनी है. सो जब आप इसमें पुट करेंगे g e रेज टू पावर एस टी जो है वो कॉमन आ जाएगा और बाकी जो क्वांटिटीज़ हैं वो ब्रैकेट में आ जाएंगी. अब g e रेज टू पावर एस टी 0 हो सकता है या ये पूरी क्वांटिटी ब्रैकेट में जो है ये 0 हो सकती है. अगर g e रेज टू पावर एस टी 0 हो जाए तो g e रेज टू पावर एस टी तो असल में u ऑफ t ही है. ठीक है. सो बेसिकली अगर हम इस क्वांटिटी को 0 के इक्वेट करते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि u ऑफ t 0 है. तो ये तो सोल्यूशन हमें ऑलरेडी नोन है, ये तो हमें पता है कि जब अप्लाइड फोर्स 0 होगी तो u ऑफ t 0 होगा. हम इंटरेस्टेड हैं एक नॉन ज़ीरो u ऑफ t कैलकुलेट करने में, यानी हम वो केसेस मालूम करना चाहते हैं कि जिनमें जब अप्लाइड फोर्स 0 भी होती है तो कोई नॉन ज़ीरो u ऑफ t होता है. सो वो केसेस हमें मिल सकते हैं अगर हम ये दूसरी ब्रैकेट को इक्वल टू 0 रखें.
ये क्वांटिटी है जो मैंने इसको इस बॉक्स में लिखा है। सो एम एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस के शुड बी इक्वल टू 0। सो ये इस इक्वेशन को 0 के इक्वेट करके हम s मालूम कर सकते हैं। s जो है वो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट था जो जनरल फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन में आ रहा था। सो अगर हम इसको ज़रा m से डिवाइड कर लें, पूरी इक्वेशन को इसको इक्वेट कर लें 0 से, फिर m से डिवाइड कर लें, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है s स्क्वायर इज इक्वल टू s स्क्वायर प्लस c ओवर एम एस प्लस k ओवर m इक्वल टू 0। सो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है s में, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के s के दो आंसर निकाल सकते हैं इस इक्वेशन 4 से। सो वही हम नेक्स्ट करेंगे, लेकिन उससे भी पहले अब ज़रा फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, इसके दो केसेस बना लेते हैं। इक्वेशन है हमारे पास बॉटम के ऊपर अगर हम देखें एस स्क्वायर प्लस सी ओवर एम एस प्लस के ओवर एम इक्वल टू 0। सो मैं यहाँ पर टॉप के ऊपर नेक्स्ट स्लाइड पे ये इक्वेशन लिख देता हूँ। सो एस स्क्वायर प्लस सी ओवर एम एस प्लस के ओवर एम इक्वल टू 0। सो पहला काम हम ये करते हैं कि अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन का केस कंसिडर करते हैं, एक आइडियल केस के जिसमें डैम्पिंग 0 है, स्ट्रक्चर के अंदर कोई एनर्जी डिसिपेटिंग मैकेनिज्म नहीं है, एक आइडियल किस्म का स्ट्रक्चर है। सो उस सूरत में ये C जो है ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट केस ये बनाएंगे कि जिसमें C नॉन ज़ीरो होगा। जस्ट टू सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये करते हैं कि C को 0 के इक्वेट कर देते हैं फिलहाल केस 1 में। सो C इक्वल टू 0 का मतलब है अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स, और फिर केस 2 ये करेंगे जिसमें डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स करेंगे। सो इक्वेशन हमारे पास सिंप्लीफाई हो गई, एस स्क्वायर प्लस के ओवर एम इक्वल टू 0। और फिर हम एक और फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं जस्ट अपनी नोटेशन के लिए फिलहाल, कि के ओवर एम के अंडर रूट को ओमेगा कह देते हैं, बिकॉज अभी हमें पता है कि एस क्या आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट के ओवर एम, ठीक है। सो सॉरी माइनस के ओवर एम, ठीक है। सो के ओवर एम के अंडर रूट को एक सिंप्लीफाई करके एक और सिंबल दे देते हैं ओमेगा, ठीक है। सो स्ट्रक्चर की स्टिफनेस डिवाइडेड बाय स्ट्रक्चर का मास अंडर रूट इज डिनोटेड बाय अनदर सिंबल, और उस सिंबल को कह देते हैं ओमेगा। सो लिहाजा हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, के ओवर एम को ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, इक्वल टू 0। और फिर एस के दो रूट्स आ जाएंगे, दो आंसर आ जाएंगे, प्लस माइनस आई ओमेगा, वेयर आई इज इक्वल टू -1 का अंडर रूट, यानी ये इमेजिनरी नंबर है, आयोटा इसको कहते हैं। सो एस विल बी प्लस माइनस आई ओमेगा, एक दफ़ा प्लस आई ओमेगा और एक दफ़ा माइनस आई ओमेगा, तो एस के दो रूट्स आ गए। ओमेगा को हमने डिफाइन किया हुआ है अंडर रूट के ओवर एम। सो मैं यूं भी कह सकता हूं कि एस इज इक्वल टू प्लस माइनस आई अंडर रूट के ओवर एम, ठीक है। सो इस होल क्वांटिटी को हमने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए फ़िलहाल ओमेगा का नाम दे दिए। सो हमने जनरल सॉल्यूशन लिया हुआ था u ऑफ t इज इक्वल टू जी ई रेज टू पावर एस टी। अभी हमें केस 1 में ये पता चला कि s के फिर दो आंसर आ गए, ठीक है। एक दफ़ा s की वैल्यू है माइनस आई ओमेगा और एक दफ़ा s की वैल्यू है प्लस आई ओमेगा। तो अगर s को एक दफ़ा वैल्यू पुट करें माइनस आई ओमेगा तो एक और सोल्यूशन बन जाता है, प्लस आई ओमेगा पुट करें तो दूसरा सोल्यूशन बन जाता है। और सुपरपोजिशन के मेथड के मुताबिक, उसके प्रिंसिपल के मुताबिक, अगर हमें दो सोल्यूशन मिल जाएं एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो जनरल सोल्यूशन जो होता है वो उन दोनों का सम होता है, यानी सम ऑफ टू सॉल्यूशंस इज आल्सो अ सॉल्यूशन। सो लिहाजा जो जनरल सॉल्यूशन बनेगा अब हमारा वो एक्सपैंड हो जाएगा। हम कहेंगे कि एक दफ़ा s को माइनस आई ओमेगा पुट करें तो एक सॉल्यूशन बन गया, और प्लस आई ओमेगा पुट करें दूसरा सॉल्यूशन बन गया, और दोनों को जमा कर दें तो वो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। सो लिहाजा हमारा जनरल सॉल्यूशन अब बना G1 कोई कांस्टेंट
टाइम्स ई रेज टू पावर प्लस आई ओमेगा इंटू टी, यानी ये एक एस की वैल्यू है, और फिर वही कोई और कांस्टेंट जी टू ई रेज टू पावर माइनस आई ओमेगा इंटू टी, ये एस की दूसरी वैल्यू है। सो अब चूंकि दो डिफरेंट सोल्यूशन हो गए थे तो उनके जो कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं जी, वो भी दोनों के डिफरेंट होंगे। सो एक को G1 कह दिया, एक को G2 कह दिया। तो अभी तक की एक्सरसाइज से एक मसला तो हल हुआ कि S की वैल्यू मालूम हो गई, वो स्पेसिफिक हो गई, आई ओमेगा और माइनस आई ओमेगा। लेकिन कांस्टेंट फिर दो दोबारा से आ गए, G जो कांस्टेंट था वो फिर दो में स्प्लिट हो गया, ठीक है। एक दफ़ा प्लस आई ओमेगा S के साथ वाला जो कांस्टेंट था, जो अननोन था, और एक और दूसरे रूट के साथ दूसरा अननोन कांस्टेंट। तो S की वैल्यू तो नोन हो गई है, बट फिर भी अभी हमारे पास दो अननोन्स अभी भी सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, G1 और G2। इनको भी मालूम करना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द जनरल सॉल्यूशन। सो इक्वेशन 7 अभी भी कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, U ऑफ t नहीं है, ये अभी भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रही है विद डिफरेंट G1 एंड G2 वैल्यूज। सो यहाँ पे अब रोल आएगा इनिशियल कंडीशंस का, कि जहाँ से हम जिनको इस्तेमाल करके हम G1 और G2 कैलकुलेट करेंगे। तो अभी ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं। सो ये इक्वेशन 7 अभी तक का हमारा जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। और अब चूंकि दो अननोन है, सो लिहाजा हमें दो इनिशियल कंडीशंस चाहिए जिनसे हम दो इक्वेशंस हासिल कर लें। इस इक्वेशन 7 पे वो दो कंडीशंस अप्लाई करके दो इक्वेशंस हासिल कर लें जिनको फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व करके G1 और G2 स्पेसिफिक मालूम किया जा सके। सो लेट्स से कि हमारी इनिशियल कंडीशंस हमें नोन है, U ऑफ 0 नोन है और U डॉट ऑफ 0 नोन है। इसको कह देते हैं इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, और ये है इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल वेलोसिटी लेट्स से हमें नोन है, ठीक है। सो इनकी वैल्यूज़ हमें पता है, ये गिवन है। लेट्स से इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है 1 सेंटीमीटर और इनिशियल वेलोसिटी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेट्स से कोई भी कांस्टेंट वैल्यूज़ हमें इनकी नोन है। तो ये अप्लाई कैसे करेंगे? U ऑफ 0 के लिए क्या करेंगे कि सिंपल जो U ऑफ t की इक्वेशन है उसमें t को 0 पुट कर देंगे दोनों तरफ। तो U ऑफ 0 इज इक्वल टू G1 इंटू ई रेज टू पावर 0 प्लस G2 ई रेज टू पावर 0। सो t के 0 होने से ई रेज टू पावर 0 हो गई दोनों टर्म्स। ई रेज टू पावर 0 1 होता है, सो हमारे पास G1 प्लस G2 आ गया। इसी तरह इनिशियल वेलोसिटी की जो कंडीशन है वो इस पे अप्लाई डायरेक्टली नहीं की जा सकती, पहले हमें इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो इसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो लेफ्ट साइड पे हो जाएगा U डॉट ऑफ t, और फिर वही d बाई डी टी ऑफ होल इक्वेशन करें, दोनों पर बारी बारी जो है ये डेरिवेटिव जाएगा। फिर G1 और G2 तो कांस्टेंट है, e रेज टू पावर इस क्वांटिटी पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो जो इक्वेशन बन रही है फिर उसमें t को 0 पुट करें दोनों तरफ, तो फिर उस सूरत में लेफ्ट साइड पे U डॉट ऑफ 0 आएगा, और राइट हैंड साइड पे जो भी क्वांटिटी t को 0 पुट करने से बन रही है, सो वो इस केस में आई ओमेगा G1 माइनस आई ओमेगा G2 बन रही थी। सो अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। ये इक्वेशन A कह देते हैं, इसको B कह देते हैं। इन A और B को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड्स तो अब इसकी नोन है, ये भी क्वांटिटी नोन है और ये भी, सो ये दोनों क्वांटिटीज नोन है। जो अननोन है वो G1 और G2 है। सो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके G1 और G2 कैलकुलेट किए जा सकते हैं, जो इस इक्वेशन 8 में आपको नज़र आ रहे हैं। सो ये इक्वेशन 8 जो है, ये दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यू अब हमें नॉन क्वांटिटीज़ की शक्ल में दे रही है। ओमेगा भी नॉन क्वांटिटी है, बिकॉज ओमेगा हमने कैसे डिफाइन किया है, अंडर रूट k ओवर m, ठीक है। सो k और m तो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ हैं। सो ओमेगा नॉन क्वांटिटी है, और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी भी नॉन है, i भी हमें पता है। सो लिहाजा G1 और G2 अब नॉन क्वांटिटीज़ की शक्ल में आ गए हैं। सो अब हम करेंगे सिंपली ये कि इस इक्वेशन 8 को ये ऊपर इक्वेशन 7 में पुट कर देंगे। G1 और G2
को वैल्यू पुट कर देंगे तो यूँ हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। यूँ जो सोल्यूशन आएगा वो सारा का सारा नॉन क्वांटिटीज़ की शक्ल में होगा। अब उस सोल्यूशन को टाइम के विद रिस्पेक्ट प्लॉट किया जा सकता है और देखा जा सकता है कि स्ट्रक्चर फोर्स के गैर मौजूदगी में कैसे वाइब्रेट करता है। एक और सिंप्लीफिकेशन फर्दर हम ये करने से पहले देख लेते हैं और वो है जिसको कहते हैं ऑयलर्स आइडेंटिटी। और वो आइडेंटिटी ये है या ऑयलर्स इक्वेशन ये है कि ई रेज टू पावर आई ओमेगा टी को ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज़ की शक्ल में लिखा जा सकता है। यानी ई रेज टू पावर आई ओमेगा टी इक्वल होता है कॉस ओमेगा टी प्लस आई साइन ओमेगा टी। इसका प्रूफ भी यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ई रेज टू पावर एक्स की अगर टेलर एक्सपेंशन देखें तो वो आपके पास ये होगी। इसी तरह ई रेज टू पावर आई ओमेगा टी यानी एक्स की जगह आई ओमेगा टी कर दें तो यही टेलर एक्सपेंशन इस तरह हो जाएगी। अब आगे फर्दर ये किया गया है कि इस टेलर एक्सपेंशन को रीअरेंज किया गया है। ठीक है, रीअरेंज इस तरह किया गया है कि इसके दो हिस्से कर दिए गए हैं, क्योंकि जिधर जिधर भी आई का स्केयर आ रहा होगा या आई की इवन पावर आ रही होगी वो टर्म -1 में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल -1 में या +1 में आई स्केयर यहाँ पर आई की पावर 2 आ रही थी तो वो -1 हो गया। यहाँ आई की पावर 3 आ रही थी तो इसको -i लिख सकते हैं ना, आई रेज टू पावर 3 विल बी इक्वल टू -i, क्योंकि वो लिखा जा सकता है आई इंटू आई स्केयर और आई स्केयर जो है वो -1 हो गया। सो आई रेज टू पावर 3 को -1 इंटू आई लिख दिया। इसी तरह जब भी जो इवन और ऑड टर्म्स आएंगी वो इसी तरह से दोबारा से सिंप्लीफाई की जा सकती हैं। अगर हम सारी की सारी इवन टर्म्स वाली जो एक्सपेंशन की वैल्यूज़ हैं उनको रीअरेंज कर लें, उनको एक ब्रैकेट में लिख दें, और सारी की सारी जो ऑड पावर्स वाली टर्म्स होंगी उनमें ज़ाहिर है कि जब भी फॉर एग्जांपल आई रेज टू पावर 5 आ रहा है तो इसको आई रेज टू पावर 4 इंटू आई लिखा जा सकता है। तो ऑड टर्म वाली जितनी भी ऑड पावर वाली जितनी भी टर्म्स होंगी उनमें आयोटा या आई जो है वो रह जाएगा, बाकी जो इवन पावर है वो या -1 में कन्वर्ट हो जाएगी या 1 में। इसी तरह जो जितनी भी इवन पावर वाली टर्म्स हैं उनमें से आई ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज जब भी आई की इवन पावर होगी तो या वो आंसर -1 आएगा, जैसे आई स्केयर के केस में आंसर -1 आ गया, या आई 4 के केस में देखें हमारे पास आंसर +1 आ गया। ठीक है, सो इस तरह हम रीअरेंज कर सकते हैं इवन पावर वाली सारी टर्म्स जिनमें आई कोई नहीं है, और ऑड पावर वाली सारी टर्म्स जिनमें आई रह जाएगा वो आई कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, सो ये वही ई रेज टू पावर आई ओमेगा टी की जो टेलर एक्सपेंशन है उसको रीअरेंज किया गया है। और अब ये डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है कि ये जो इस पहली ब्रैकेट में जो भी अलग से एक सीरीज़ है ये कॉस ओमेगा टी की टेलर एक्सपेंशन है, और आयोटा के साथ जो आगे मल्टीप्लाई हो रही है ये जो दूसरी सीरीज़ जिसमें से आयोटा कॉमन लिया गया है, ये ब्रैकेट में जो भी क्वांटिटी है या ये जो सीरीज़ है ये साइन ओमेगा टी की टेलर एक्सपेंशन है। सो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ई रेज टू पावर आई ओमेगा टी इज इक्वल टू ये पूरी क्वांटिटी इज कॉस ओमेगा टी, ठीक है, प्लस आई टाइम्स ये पूरी क्वांटिटी साइन ओमेगा टी। सो ये हमारे पास ऑयलर इक्वेशन आ जाती है। इस ऑयलर इक्वेशन को भी हम फर्दर अगर बैक में जाता हूँ तो यूज़ कर सकते हैं हम इसको अपनी जनरल फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन को फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए। वो कैसे कर सकते हैं कि अगर आप लेट से देखें ये आपके पास u ऑफ t की जनरल फॉर्म है इक्वेशन 7 टॉप पे। सो इसमें e रेज टू पावर आई ओमेगा टी और e रेज टू पावर माइनस आई ओमेगा टी आ रहे हैं। ठीक है, g1 और g2 तो हमने मालूम कर लिए, लेकिन ये e रेज टू पावर जो टर्म्स हैं इनको ऑयलर आइडेंटिटी इस्तेमाल करके कॉस और साइन में कन्वर्ट किया जा सकता है। और फिर चूंकि एक में प्लस आई है और एक में माइनस आई है
तो देयर इज़ अ चांस, नज़र ही आ रहा है कि कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि एक में प्लस आई है एक में माइनस आई है। जब ऑयलर आइडेंटिटी लगाएंगे G1 G2 की वैल्यू डाल के फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। और अगर आप ये प्रोसेस करें सो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन u ऑफ t की बनेगी ऑयलर आइडेंटिटी इंक्लूड करने के बाद, वो ये इक्वेशन 10 की फॉर्म बनेगी, जो कि सिग्निफिकेंटली सिंपल फॉर्म है इक्वेशन 7 की निस्बत। और इसमें मोर इम्पॉर्टेंट ये कि आई की जितनी भी टर्म्स थी वो कैंसिल आउट हो गई हैं और इस इक्वेशन में आई नहीं है, आयोटा नहीं है। सो हमने ये ऑयलर आइडेंटिटी अपनी इक्वेशन 7 के ऊपर अप्लाई की और फिर G1 और G2 की वैल्यू भी इक्वेशन 8 से इक्वेशन 7 में पुट की हैं और सिंप्लीफाई किया है, फिर मल्टीप्लाई किया है और जो टर्म्स कैंसिल होती थी उनको कैंसिल किया है। और फाइनल हमारे पास जो इक्वेशन बनी है u ऑफ t की, वो बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है और वो ये इक्वेशन 10 है। ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि जो u ऑफ t का सोल्यूशन होगा वो उस सोल्यूशन में इनिशियल कंडीशंस इस्तेमाल होंगी, यानी वो इनिशियल कंडीशंस का फंक्शन होगा, u ऑफ 0 का फंक्शन होगा और u डॉट ऑफ 0 का फंक्शन होगा। u ऑफ 0 कॉस ओमेगा t से मल्टीप्लाई होगा, u डॉट ऑफ 0 ओवर ओमेगा साइन ओमेगा t से मल्टीप्लाई होगा। अगर हम इस इक्वेशन 10 में u ऑफ 0 इक्वल टू 0 पुट कर दें और u डॉट ऑफ 0 भी इक्वल टू 0 पुट कर दें तो हमारे पास जो u ऑफ t है वो भी 0 आ जाएगा, बिकॉज 0 कॉस ओमेगा टी प्लस 0 इंटू साइन ओमेगा टी, तो आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब है कि जब भी अप्लाइड फोर्स 0 होगी तो सिर्फ इनिशियल कंडीशंस ऐसी हैं जो कि स्ट्रक्चर को डिस्प्लेस करवा सकती हैं। अगर इनिशियल कंडीशंस 0 हो जाएंगी, दोनों में से दोनों इकट्ठी 0 हो जाएंगी, तो उस सूरत में u ऑफ t भी 0 होगा। सो अगर अप्लाइड फोर्स 0 है तो भी u ऑफ t नॉन ज़ीरो हो सकता है अगर दो इनिशियल कंडीशन में से एक नॉन ज़ीरो हो, ठीक है। लेट्स से कि u ऑफ 0 नॉन ज़ीरो है तो भी फिर हम ये सोल्यूशन जो है वो प्लॉट कर सकते हैं या नॉन ज़ीरो सोल्यूशन देख सकते हैं। तो स्ट्रक्चर फोर्स की गैर मौजूदगी में भी ऑसिलेट करता है अगर उस पर कोई इनिशियल कंडीशंस लगाई जाएं। अगर इनिशियल कंडीशन भी 0 हैं तो फिर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। सो ये इस इक्वेशन से हमें पता चला। फिर हमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली इस इक्वेशन से, और वो ये है कि जो क्वांटिटी हमने ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के ओवर एम कह के सिंप्लीफाई की हुई थी जस्ट फॉर आवर ओन मैथमेटिकल रीज़न कि हमारा सोल्यूशन सिंपल हो जाए, अंडर रूट के ओवर एम को हमने ओमेगा कह दिया था। अब हमें ये पता चला है फाइनल सोल्यूशन की इक्वेशन हासिल करने के बाद कि ये ओमेगा हमारे स्ट्रक्चर की सर्कुलर फ्रीक्वेंसी है, जो उसकी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। और वो हमें कैसे पता चला कि अगर हम इस u ऑफ t को प्लॉट करें, क्योंकि देखें ये जो u ऑफ t की जनरल फॉर्म इक्वेशन की बनी है ये क्या है, जैसे कोई कांस्टेंट a टाइम्स कॉस थीटा प्लस कोई और कांस्टेंट b टाइम्स साइन थीटा, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि अगर मैं साइन थीटा को अलग से प्लॉट करूं तो वो 0 से स्टार्ट होगा और वो साइन फंक्शन चलेगा। अगर मैं कॉस थीटा को अलग से स्टार्ट करूं तो वो मैक्सिमम से 1 से स्टार्ट होगा और फिर वो 0 की तरफ जाएगा और ये आपस में आउट ऑफ फेज होंगे। जब वो माइनस में पीक पर है ये प्लस में पीक पर होगा, यानी ये जब 0 होगा तो ये पीक पर होगा और इसी तरह ये जब मैक्सिमम होगा तो ये 0 होगा। तो ये ऊपर साइन थीटा का फंक्शन है और ये कॉस थीटा का फंक्शन है। अब हमारा u ऑफ t क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी टाइम्स कॉस प्लस एक और कांस्टेंट क्वांटिटीज टाइम्स साइन। तो इसका मतलब है कि बस हमने सिंपली इन दो वेव्स को सम करना है विद टू आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद टू डिफरेंट कांस्टेंट्स, ठीक है। सो हम इनको सुपर इम्पोज कर सकते हैं और हमारा जो कंबाइंड सोल्यूशन बनेगा वो इस तरह बनेगा कि वो भी जाहिर है कि ये दोनों कॉस थीटा और साइन थीटा असल में साइनोसाइडल वेरिएशंस है, बस इनमें 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, ठीक है। यानी जब ये 0 है तो वो पीक पर है,
जब ये एक दूसरा पीक पर है तो पहला 0 है, इस तरह है। सो इस फेज डिफरेंस के अलावा वैसे ये दोनों जो वेरिएशंस हैं ये साइनोसाइडल वेरिएशंस ही हैं, +1 और -1 के दरमियान फ्लक्चुएट करते हैं दोनों फंक्शन, लेकिन इस केस में तो वो कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं a और b, ठीक है, और वो कांस्टेंट असल में इनिशियल कंडीशंस पर और ओमेगा पे डिपेंड कर रहे हैं। सो लिहाजा अगर इस इक्वेशन को, टॉप इक्वेशन को प्लॉट किया जाए तो वो इक्वेशन इस तरह एक साइनोसाइडल इक्वेशन बनेगी, जो स्टार्ट तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से होगी और फिर उसके बाद ये यहाँ से नीचे को भी जा सकती है डायरेक्टली और ऊपर को भी जा सकती है। ये डिपेंड करेगा कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो बेसिकली आप ऑलरेडी पीक पर हैं, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी को अगर आप ग्राफिकली देखें तो वो क्या होगा, इनिशियल पॉइंट के ऊपर जो आप u ऑफ t के फंक्शन का टेंजेंट खींचेंगे उसकी स्लोप, बिकॉज फर्स्ट डेरिवेटिव है तो बेसिकली ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ u ऑफ t। सो किसी भी टाइम इंस्टेंट के ऊपर आपने वेलोसिटी देखनी है तो आप u ऑफ t के टेंजेंट का स्लोप देख लें। तो टेंजेंट का स्लोप किस पॉइंट पे 0 होता है, जो मैक्सिमम पॉइंट होता है। तो इसका मतलब है कि अगर u डॉट ऑफ 0 0 है तो आप ऑलरेडी मैक्सिमम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से आप आगे नीचे जाएंगे। और अगर u डॉट ऑफ 0 पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 है, तो फिर आप असल में अभी भी स्लोप पॉजिटिव में है, यानी इंक्रीज कर रहे हैं और फिर कुछ टाइम के बाद आप नीचे को जाएंगे, लेकिन जो वेरिएशन है वो साइनोसाइडल होगी। इसी तरह हमें एक और बात भी पता है कि कोई भी फंक्शन जिसकी ये फॉर्म होती है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा उस साइनोसाइडल वेव का जिसकी फॉर्म है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ठीक है। सो हम इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा हमारी इस वेव का या इस मोशन का, वो इक्वल होगा जो भी a की वैल्यू u ऑफ 0 प्लस b की वैल्यू यानी u डॉट ऑफ 0 ओवर ओमेगा का स्क्वायर अंडर रूट। सो हमें एम्पलीट्यूड भी पता चल गया, हमें इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट के ग्राफिकल मीनिंग भी पता चल गए। अब आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात, और वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको साइन थीटा प्लॉट करूं तो ये वेव मेरे पास लेट से आ जाती है जो मैंने अभी प्लॉट की है। अगर मैं साइन 2 थीटा प्लॉट करता तो क्या होता, फ़र्क क्या पड़ता कि जितने टाइम में ये एक सर्कल मुकम्मल कर रही है ये वेव, साइन 2 थीटा की वेव उसमें 2 साइकिल मुकम्मल कर लेती, ठीक है, यानी वो ऐसे 2 वेव्स कर लेती जितने टाइम में अभी ये एक कर रही है। विच मीन्स कि ये जो क्वांटिटी अगर साइन थीटा को साइन 2 थीटा से कंपेयर करें, इसका मतलब ये जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है आपके एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस पे अभी थीटा है और हमारे केस में टाइम है, तो इसका मतलब टाइम के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो उस वेव की फ्रीक्वेंसी होता है। सो यहाँ पर जो ये ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम के साथ वो उसकी इस वेव की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और ये इस तरह डिफाइन होती है कि इस फ्रीक्वेंसी को हम 2 पाई टाइम्स सिंपल फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। ओमेगा को सर्कुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं और ये एफ जो है ये सिंपल फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। और ये एफ डिफाइन होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड में कितने साइकिल्स मुकम्मल किए हैं। और ये एफ जो है ये एक और कॉन्सेप्ट जिसको टाइम पीरियड ऑफ द स्ट्रक्चर कहते हैं उसके साथ भी रिलेट करता है और ये उसका रेसिप्रोकल होता है। टाइम पीरियड का मतलब है कि कितने टाइम में एक साइकिल मुकम्मल होगा, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक सेकंड में कितने साइकिल मुकम्मल होंगे, ठीक है। सो टाइम वो कैपिटल टी वो टाइम है जिसमें टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल एंड एफ इज़ दी नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। सो ओमेगा और एफ आपस में कन्वर्टेबल हैं और ये दोनों ही इनके लिए फ्रीक्वेंसी का वर्ड यूज़ होता है, बट एफ जो है उसको सिंपल फ्रीक्वेंसी कहते हैं जबकि ओमेगा को सर्कुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो ये जो टर्म हमने टी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है साइन में या कॉस में, जो कि हमने अपनी मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन के लिए अंडर रूट के ओवर एम के तौर पे
डिफाइन करवाई थी। बाद में हमें ये पता चला कि ये हमारी जो भी ऑसिलेशन हो रही है u ऑफ t हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी है। और इससे हमें ये पता चला कि अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को टाइम पीरियड में कन्वर्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ओमेगा इक्वल होगा 2 पाई टाइम्स सिंपल फ्रीक्वेंसी। सिंपल फ्रीक्वेंसी के जो यूनिट्स होंगे वो हर्ट्स होंगे, इस ओमेगा के होंगे रेडियन पर सेकेंड। और इसी तरह अगर हम इसको लिख लें 2 पाई ओवर कैपिटल टी, और कैपिटल टी को फिर लिख सकते हैं 2 पाई ओवर ओमेगा। तो इसका मतलब है ये 2 पाई ओवर ओमेगा वो टाइम है जिसमें ये हमारी वेव एक साइकिल मुकम्मल करेगी। तो अगर किसी एक टाइम इंस्टेंट 1 के ऊपर वो ज़ाहिर है डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वो इनिशियल पोजीशन पे होगी। 2 के ऊपर वो एक डायरेक्शन में पीक पर होगी। 3 के ऊपर वो दोबारा से 0 पर आ गई है। 4 पर दूसरी डायरेक्शन में पीक पे चली गई और फिर 5 पे दोबारा से 0 डिस्प्लेसमेंट पे आ गई। तो 1 से लेके 5 तक का जो टाइम एक्सिस पे लेंथ होगी, टाइम एक्सिस जो एक्स एक्सिस है, ये जो लेंथ होगी टाइम एक्सिस पे, ये एक टाइम पीरियड कहलाती है। ठीक है, और ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है बिकॉज ये सिर्फ ओमेगा पे डिपेंड कर रही है और ओमेगा के ओवर एम अंडर रूट है जो कि कांस्टेंट वैल्यूज है। सो इसका मतलब हुआ कि हमें एक और कॉन्सेप्ट अभी मिला है जो स्ट्रक्चर का टाइम पीरियड कहलाता है। और ये टाइम पीरियड एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है जो स्ट्रक्चर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। ये टाइम पीरियड स्ट्रक्चर के और एम पर डिपेंड करता है। सो अब हमें पता चला कि ओमेगा क्या होता है। इस ओमेगा से एफ निकल सकता है और इस एफ से कैपिटल टी भी कैलकुलेट हो सकता है। तो ये तीनों क्वांटिटीज़ आपस में कन्वर्टेबल हैं। ठीक है, और इनकी जो प्राइमरी इक्वेशन है वो है ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के ओवर एम और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ या 2 पाई ओवर कैपिटल टी। सो ये इनके कन्वर्जन के रिलेशनशिप्स हैं। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है इस छोटी सी एक्सरसाइज का जो अभी हमने की है कि हमने अनडैम्प्ड सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स कैलकुलेट किया है। इसका मतलब है कि पहली तो ये बात हमें पता चली कि स्ट्रक्चर सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट करता है। ये कैसे पता चला कि हमारे पास जो u ऑफ t की इक्वेशन आई उसकी फॉर्म थी a cos थीटा प्लस b sin थीटा। हमें पता है कि अगर इसको थीटा के विद रिस्पेक्ट प्लॉट करेंगे इस फंक्शन को तो हमारे पास एक साइन वेव आएगी। ठीक है, क्योंकि कॉस और साइन दोनों हार्मोनिक फंक्शंस हैं, इनका जो सम करेंगे वो भी एक हार्मोनिक वेव आएगी। तो वो हार्मोनिक वेव असल में बता रही है कि स्ट्रक्चर बस सिंपली टू एंड फ्रो वाइब्रेट कर रहा है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ड्यू टू दी नॉन जीरो इनिशियल कंडीशंस। ठीक है, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड ऑन द इनिशियल कंडीशंस। ठीक है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर अंडर रूट। और फिर एक और भी बात ये कि हम इस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा को अकेले कॉस फंक्शन और अकेले साइन फंक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं विद सम फेज डिफरेंस। बिकॉज देखें साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो हम एक सम ऑफ टू साइन एंड कॉस को यूं समझ लें कि कंबाइन कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट कर सकते हैं इन ओनली कॉस या इन ओनली साइन। बिकॉज हमें पता है कि ये दोनों का जो सम है ये भी एक हार्मोनिक फंक्शन ही है। तो इसको अकेले कॉस या अकेले साइन से भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। लेकिन जाहिर है कि ये दोनों डिफरेंट फंक्शंस थे ओरिजिनली और ये आपस में आउट ऑफ फेज होते हैं और डिफरेंट क्वांटिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो के ऐड अप हुए हैं। लिहाजा जो एक अकेला कॉस इसके सम को डिस्क्राइब कर रहा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी या उसका जो एंगल है वो एग्जैक्टली वो नहीं होगा जो इनका इंडिविजुअल का है। उस एंगल में एक फेज डिफरेंस भी इंक्लूड किया जाएगा। लिहाजा हम ये कर सकते हैं, ये बाद में आपने बेसिक मैथमेटिक्स में चेक भी करना है ये कन्वर्जन, कि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा को हम सिंपली कोई और कांस्टेंट इनटू कॉस जो ओरिजिनल एंगल था माइनस फेज डिफरेंस इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या कंडेंस कर सकते हैं।
तो जो सम ऑफ दी टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ है वो एक ही अकेली क्वांटिटी से भी डिस्क्राइब हो सकता है। ये दोनों हार्मोनिक हैं इस वजह से। सो लिहाजा हमने u ऑफ t को फर्दर इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो अभी इक्वेशन 10 हमने बनाई है उसको हम कह सकते हैं कि एक और कांस्टेंट रो इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा, वेयर थीटा इज दी फेज डिफरेंस। ठीक है, फेज डिफरेंस, और रो जो है ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड। सो विच मीन्स कि हम सिंपली कंडेंसेशन करके इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। रो इक्वल होगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर अंडर रूट के। सो ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर अंडर रूट है, और ये इक्वल होगा, थीटा इक्वल होता है, ये रो है, थीटा इक्वल होता है tan इनवर्स बी ओवर ए, tan इनवर्स बी ओवर ए। अगर आप b की वैल्यू देखें वो ये थी और a की वैल्यू u ऑफ 0 थी। सो ये a है, ये b है। सो tan इनवर्स b ओवर a करेंगे तो ये थीटा आ जाएगा आपके पास। सो ये जो इक्वेशन 11 और 12 हैं ये उसी इक्वेशन 10 की एक और फॉर्म है। चाहे इक्वेशन 10 यूज़ कर लें जो लॉन्ग इक्वेशन थी, यानी a cos थीटा प्लस b sin थीटा वाली फॉर्म थी, या ये इक्वेशन 11 और 12 यूज़ कर लें, ये दोनों एक ही कन्वर्टेबल इक्वेशंस हैं। सो यूँ हमने अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन रिस्पांस का सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का फ्री वाइब्रेशन रिस्पांस कैलकुलेट किया। और अभी हमें इससे हमें ये पता चला कि हर सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का एक ओमेगा होता है, और ये ओमेगा असल में उस सिस्टम की सर्कुलर नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। इसको सिंपल फ्रीक्वेंसी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, और इससे हमें यह भी पता चला कि हर सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का एक टाइम पीरियड भी होता है, और वो कांस्टेंट होता है। चाहे आप उसकी, यानी ये जो टाइम पीरियड है ये सिर्फ दो क्वांटिटीज़ पे, k पर और m पर डिपेंड कर रहा है। ये तीनों जो टर्म्स हैं ओमेगा, f या t, ये सिंपल k और m पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि आप इनिशियल कंडीशंस कोई भी दे दें, एक स्ट्रक्चर जिसका एक k और m होगा वो अपना एक फ्री वाइब्रेशन का चक्कर एक फिक्स टाइम में ही मुकम्मल करेगा। आप उसको इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर की दे दें या 5 सेंटीमीटर की दे दें, वो एक चक्कर मुकम्मल करने में एक फिक्स टाइम लगाएगा हमेशा, और वो टाइम डिपेंड करेगा उसका k और m जो उसकी क्वांटिटी, उसकी वैल्यूज़ हैं। सो द ऑसिलेशन डज नॉट डिके। इस केस में जो हमने ऑसिलेशन की इक्वेशन मालूम की है, u ऑफ 0 cos ओमेगा t प्लस u डॉट ऑफ 0 ओवर ओमेगा साइन ओमेगा t। इस इक्वेशन में अभी कोई ऐसा फीचर नहीं है जो एम्पलीट्यूड को वक्त के साथ साथ डिके करवाता जाए, जैसे कि हमारी रियल ऑब्जर्वेशन होती है। और उसकी रीज़न ये है कि हमने ये अनडैम्प्ड स्ट्रक्चर एज्यूम करके इसकी जो है हमने डेरिवेशन की है इस u ऑफ t की। ये इक्वेशन 10 थी। तो c को 0 रख के हम आगे चले थे और उससे ही हमने सारा डिराइव किया। सो लिहाजा इस इक्वेशन में इसका कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होगा जो कि a स्केयर प्लस b स्केयर अंडर रूट होगा, और वो उसकी वैल्यू में कोई कमी नहीं आएगी टाइम के साथ साथ। लेकिन अगर हम c को नॉट इक्वल टू 0 रख के चलेंगे, जैसे कि अभी केस 2 में देखेंगे, तो उस केस में ये हमारे पास जो इक्वेशन आएगी फाइनल u ऑफ t की, उसमें हम देखेंगे कि ये नज़र आ रहा होगा कि एम्पलीट्यूड वक्त के साथ साथ डीके हो रहा है, यानी कम हो रहा है, और जो डैम्पिंग का इफ़ेक्ट है वो हमें नज़र आएगा। सो ये हमें अभी कॉन्सेप्ट पता चला कैपिटल T का। ओमेगा को नेचुरल सर्कुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नेचुरल इसलिए कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ये मैं बार बार वर्ड यूज़ करूँगा। इनहेरेंट प्रॉपर्टी, किसी अप्लाइड लोडिंग पर ये डिपेंड नहीं करता, कैपिटल T या ओमेगा या F। ठीक है, ये तीनों जो हैं ये स्ट्रक्चर की इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए इनको नेचुरल प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल सर्कुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी F और नेचुरल टाइम पीरियड T। ठीक है, सो ये ना इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करती हैं, ना ये अप्लाइड लोडिंग पे करती हैं। ठीक है,
स्ट्रक्चर को जब भी फ्रीली वाइब्रेट होने दिया जाएगा वो अपना एक चक्कर एक ख़ास टाइम में ही मुकम्मल करेगा, और वो टाइम उसके मैस और उसके के पे डिपेंड कर रहा होगा, उनकी रेशो पे डिपेंड कर रहा होगा बेसिकली। सो हर स्ट्रक्चर का एक अपना टाइम पीरियड होता है और वो उसके मुताबिक ऑसिलेशन करता है, फ्री ऑसिलेशन करता है। सो एफ इज़ दी नेचुरल साइक्लिक फ्रीक्वेंसी, इसके जो यूनिट हैं वो साइकिल पर सेकंड है या हर्ट्स हैं, और टी के जो यूनिट्स हैं वो सेकंड्स हैं, ये टाइम है, इसको नेचुरल टाइम पीरियड भी कहते हैं। सो द टर्म नेचुरल इज़ यूज टू क्वालिफाई each of the above quantities to emphasize the fact that these are natural properties of the structure। ठीक है, they are not dependent on applied loading, ठीक है, they are not dependent on initial conditions even, so independent of the initial conditions। so अभी नेक्स्ट सेशन में केस 2 स्टार्ट करेंगे और उसमें ज़ाहिर है कि डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन का केस करेंगे कि जब c नॉट इक्वल टू 0 रख के यही डेरिवेशन की जाए और u ऑफ t कैलकुलेट किया जाए तो वो क्या आएगा, तो वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू।